सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी जी मेरा आप ही से है। सबसे बड़ी बात ये, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि एक बार फिर से वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट के सहारे ये पूरा चुनावी माहौल तय होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री अभी महाराष्ट्र में थे, इससे पहले जब सहारनपुर में थे मुस्लिम लीग की उन्होंने बात कर दी, कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को घेरते हुए ये कह दिया कि आपकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है चुनावों में कि अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है आपके पास। पूर्णिमा जी, कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अब वो शेष हो गया। आने वाले समय में उसका अवशेष भी खोजने से नहीं मिलेंगे। और चुनाव में किसकी क्या हालत है ये किसको नहीं पता है। और कांग्रेसियों की हालत को देखिए आप, और हालत को देखिएगा तो राहुल गांधी के नॉमिनेशन में कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मुस्लिम लीग का भी झंडा लगाना पड़ेगा। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये कहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और कांग्रेस के जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से रही है, कांग्रेस इस देश का जिन्ना और जवाहर ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को जिस तरह से बांटा है। और खड़गे जी का कमाल है, खड़गे जी को धारा 370 और 371 में भी फर्क नहीं पता है, किस आलम में है। उनकी उम्र का भी लिहाज करते हुए मैं उन पर कुछ कह नहीं रहा हूं, नहीं तो उनकी हालत देखिए कि उन्हें पता भी नहीं धारा 370 क्या है, 371 क्या है, कौन क्या बोल जाए कांग्रेस में, इसका कुछ पता नहीं चलता है। राष्ट्र के व्यापक हित का ख्याल भाजपा रख सकती है, कांग्रेस करप्शन करे कि पर्याय अगर बन गई। और करप्शन के अलावा तुष्टीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मूल सिद्धांत एक ही था, अंग्रेजी सल्तनत की रक्षा। वह इनके दीर्घ जीव के लिए डिवाइड एंड रूल। बंगाल विभाजन के कारण ही मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आया। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की साजिश का हिस्सा था, जिसे रोकने में सफल रही। और अगर एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की स्थापित की गई कांग्रेस को अगर आज हम कहें कि भाई आज आप विदेशी की उत्पत्ति हैं, तो ये क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने वहीं से उत्पत्ति हुई। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम के स्थापित की गई कांग्रेस, जिसकी खुद की वारंटी समाप्त हो गई है, वो अभी गारंटी लागू करने जा रही है। और उनकी गारंटी और मैनिफेस्टो में देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेंगे। आपने धारा 370 को, आप खुद इसके पक्ष से पैरोकार थे, आपने भगवान राम को काल्पनिक बनाया, आपने भारत के सत्य सनातन संस्कृति पर लगातार हमले किए। और आपने हैंड इन ग्लव्स किसके साथ कर रखा था, किसके साथ क्या याराना था कांग्रेस का, ये देश की जनता समझने से बाकी नहीं है। और कांग्रेस में अगर कोई स्थापना से लेकर आज तक के समय में आप देखिए, जो भी कांग्रेस को समझ जाता है वहां से निकल जाता है। अब कभी डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस में थे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन इसी में धनंजय जी, कांग्रेस फिर ये भी कह देती है ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार के हिस्सा थे, वो उनका भी नाम ले लेते हैं ना। आप उनके गड्ढे खोदेंगे, वो आपके गड्ढे खोदेंगे, लेकिन अंत में होगा क्या? हिंदू मुस्लिम। मैं उसी के जवाब पे आता हूं। कांग्रेस उस समय प्रतिबंधित थी, कांग्रेस इस शर्तों के साथ थी कि चुनाव में नहीं जाएगी। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम के स्थापित की गई कांग्रेस में लगातार अंग्रेज के सेक्रेटरी उसके लगातार पदेन अधिकारी होते रहे, अध्यक्ष होते रहे, और इनको जाना मना था चुनाव में। उस समय केवल लीग और हिंदू महासभा प्रतिबंधित नहीं थी। लीग के आमंत्रण पर 3 प्रांतों में जो सरकार बनी हिंदू महासभा के साथ, तो शर्तें सम्मानजनक थी। और शर्तें अगर सम्मान उसी ढंग से चलती तो शायद विभाजन की त्रासदी भी नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन कांग्रेस को बहुत जल्दबाजी थी, और उसी जल्दबाजी में अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बांट लिया गया। मैं उसी बात आपको बता रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस में थे, तो क्या कहा जाए। और उसके अलावा जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ उन लोगों ने आवाजें बुलंद की। कांग्रेस अपनी जिस गलत रास्ते पर चली और गलत नीतियों पर देश को लेकर चली, उसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। इस विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। और देश के तमाम भूभाग जो आज भारत का हिस्सा नहीं है, उसके लिए अगर कोई कांग्रेस जिम्मेवार है, तो कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ कांग्रेस जिम्मेवार है। ठीक है, अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ कांग्रेस है। अनुज आत्रे, ऐसा कौन सा जुन्ना का सपना है जो पूरा करने की अगर ठानी है तो किसी और ने नहीं, बल्कि कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपने बयानों के जरिए, घोषणा पत्र अगर मैं आपका देखूं तो घोषणा पत्र में आपने अल्पसंख्यकों की बात की, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सेलेक्टिव क्या कांग्रेस इसको लेकर नहीं है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हर चीज के लिए सेलेक्टिव है। निश्चित तौर पे हमारे जो घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं, जो आपने बात छेड़ी है, और अगर आपने विस्तार से उसको पढ़ा हो, खाली सेलेक्टिव होकर के अगर एक लाइन पढ़ के आप उसको बोलना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उस पर भी जिक्र करेंगे। क्योंकि इस देश के या किसी भी देश में
माइनॉरिटीज पे चर्चा होनी चाहिए, माइनॉरिटीज को एक स्थान देना चाहिए, सबके मैनिफेस्टो में उसका स्थान होना चाहिए। सरकार बनने के बाद उनके लिए नीतियां बनती हैं, क्योंकि हमारे भारतीय भी विश्व के दूसरे देशों में जाकर के वो भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज हैं, और हम भी अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे भारत के बच्चे, हमारे यूथ या हमारे और लोग वहां जाते हैं दूसरे देशों में, तो उनको भी कुछ ना कुछ वहां पर आत्रे साहब 2 सेकंड के लिए मुझे आपको रोकना होगा, 2 सेकंड के लिए मुझे बस आपको रोकना होगा। आप ही की पार्टी से जुड़ी खबर है, जल्दी से अपडेट करके फिर वापस आपके पास लौटती हूं। खबर यह है कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि 26 अप्रैल के बाद होगा अमेठी पर ऐलान। वायनाड चुनाव के बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। वायनाड में वोटिंग और उसके पैटर्न को देखते हुए यह फैसला करने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से अमेठी को लेकर 26 तारीख के बाद अमेठी और रायबरेली को लेकर कैंडिडेट कौन होगा, इसका नाम, इसका ऐलान किया जा सकता है। आत्रे साहब, इस खबर पर जरा जल्दी से एक ब्रीफ दे देंगे, क्योंकि रायबरेली अमेठी को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है, फिर उसके बाद मैं वापस अपनी चर्चा की तरफ आऊंगी। इतना इंतजार क्यों? वायनाड में कौन सा चुनावी पैटर्न कांग्रेस देखना चाहती है कि उसके बाद बताएंगे हम। बहुत ही सीक्रेट मैटर है अमेठी और रायबरेली का। देखिए, निश्चित तौर पे अमेठी रायबरेली हमारे लिए बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हमारे दिल के करीब हैं, उतनी ही करीब है जितनी इस देश की और अन्य सीटें भी करीब हैं। और उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश की और सीटें जो हमारे को खाते में मिली हैं, अमेठी रायबरेली की सीट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्योंकि अभी प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की उन सीटों को लेकर के है कि जिनके चुनाव पहले चरण में, ठीक है, जहां जल्दी चुनाव है, पहले उनकी सीटों के ऊपर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पे रायबरेली अमेठी से आपको मजबूत कैंडिडेट मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो सीटें हमारे खाते में आई हैं, सब सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और अपने अलायंस के जो सहयोगी हमारे हैं उनको भी जितवाने में हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप अगर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं आपके आज के मुद्दे आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है सर, और आपके बड़े चेहरों के लिहाज से मीडिया के लिए भी ये दोनों सीटें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और कौतूहल तो होता ही है ना कि भाई अभी तक कांग्रेस ने इसका ऐलान क्यों नहीं किया। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी तो चले गए वायनाड, अब किसी को तो लड़ना होगा ना कांग्रेस की तरफ से चुनाव। ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। पूरी अहम है, लेकिन ठीक है, ठीक है। आत्रे साहब, जल्दी से पहली वाली बात पर अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे एक सिलेक्टिव होने को लेकर सवाल पूछा जो झलक घोषणा पत्र में नजर आती है, और उससे ही पहले सवाल मेरा आपसे यही था कि कौन सा ऐसा जिन्ना प्रेम है जो अधूरा है, जिसको पूरा कांग्रेस करना चाहती है। तुष्टीकरण के आरोप आप लगाते हैं बीजेपी पर, लेकिन खुद कांग्रेस इन आरोपों से अछूती नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगा सकता है, क्योंकि जिन्ना प्रेम कांग्रेस के लिए कभी नहीं रहा। कांग्रेस का तो जिन्ना से हमेशा हमारा दो फाड़ रहा है, और जिन्ना की आइडियोलॉजी से कांग्रेस पार्टी हमेशा हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते रहे। हाँ, जिन्ना से प्रेम भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्वज पेरेंट पार्टी है, जो जनसंघ है, उनका निश्चित तौर पे रहा है। जो इनके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, और जो इनके आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, सावरकर, दामोदर सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका पूरा पूर्व नाता रहा है। अच्छा। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 1941 में बंगाल में और सिंध में जब जनसंघ ने सरकार बनाई थी, तो इनके आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसमें डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री थे। शायद ये लोग भूल रहे होंगे। ये वही जिन्ना की मुस्लिम लीग है कि जिसने टू नेशन थ्योरी का, इस देश का बंटवारे का जब प्रपोजल रखा था, तो सावरकर ने उसका समर्थन किया था कि हाँ, इस देश में फाड़ होना चाहिए, हम लोग टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं। ये वही जिन्ना की मुस्लिम लीग है कि जो जनसंघ, जब कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तो ये लोग पर्दे के पीछे से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अच्छा। ये जनसंघ का इतिहास रहा है। अच्छा। ये वही जिन्ना से इनका प्रेम रहा है कि ये जिन्ना की जो है मुस्लिम लीग, जब 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ जब जनसंघ, लेफ्ट और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, तब भी ये लोग साथ आए थे। और अभी हाल ही में नागपुर में जब इनका अलायंस हुआ है 2012 में, इंडियन मुस्लिम लीग, इसी इंडियन मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने जो है अलायंस करके नागपुर में नगर निगम के चुनाव लड़े। अच्छा। और जो है हमारे ऊपर जिस मुस्लिम लीग का आरोप लगाती है, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है, ये केरल में इंडियन मुस्लिम लीग है, जिसका जिन्ना की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना की मुस्लिम लीग से अगर किसी का लेना देना रहा है, और जिसके साथ उन्होंने सरकार चलाई है, और जिसकी आइडियोलॉजी के साथ इनकी विचारधारा मेल खाती रही है, वो जनसंघ की रही है, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रही है, इनके दामोदर सावरकर जी की रही है, और उसी को लेकर के ये आगे भी। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से इसका जवाब आपसे लूंगी, और उसके बाद संजय राणा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विपिन जी हमारे साथ मौजूद है, हाजी नाजिम जी भी आपके पास आऊंगे, लेकिन धनंजय जी जल्दी से इसका काउंटर रखिएगा।
मुझे दो बातें बड़ी आश्चर्यजनक लगी। जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जैसे हमारे बच्चे विदेश में जाते हैं और वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए हमें कानून बनाना चाहिए। यानी कि देश के अल्पसंख्यकों को यहाँ के और यहाँ की पैदाइश मानते ही नहीं, इनको मानते हैं कि ये कहीं बाहर से आए हैं। तो पहले तो इस सोच के मुझे बड़ा तकलीफ हुई। ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे, भाई साहब आपके समय नहीं बोला, क्या बोला है भाई साहब मैंने आपके समय सुन लिया, उसके बाद बोलिए। बिल्कुल सुना और रिप्ले करके चला दीजिए, नहीं, और आप रिप्ले सुन करके के चला पूरी बात दीजिए। अगर बोलिए बात ना, आप गलत है गलत आज कोट से मत टीवी पर कीजिए। छोड़ दूंगा, आज से टीवी पर छोड़ दूंगा अगर मैंने आपने ये नहीं कहा होगा तो। अनुज जी, मैं एक शब्द गलत नहीं बोलता हूं और जिम्मेवारी से बोलता मैं बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं आपको, मैं रिपीट अबे, करता हूं, आप सुन लीजिए, चैनल उसके के बाद पास काउंटर रिपीट कर, कीजिएगा। चैनल रिपीट मैंने चला ये देगा। बोला है कि जो आप चैनल विदेश में रिपीट हमारे करके चला भारतीय रह दीजिए। रहे हैं, जो एनआरआईज रह रहे हैं, अगर आपको मैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, जो नहीं, भारतीय आपने रह कहा रहे कि हैं, जो वहां पर भारत के माइनॉरिटीज को बच्चे जिनका विदेश में स्टेटस जाकर मिला हुआ NRI है, हो जाते क्या हैं, हम लोग नहीं वैसे चाहते ही हैं यहाँ कि के हमारे अल्पसंख्यकों जो के लिए हमें कानून हमारे बनाना हिंदुस्तानी जो चाहिए। भारतीय यानी कि बाहर आप इस देश के माइनॉरिटीज का जिनको अल्पसंख्यकों को स्टेटस यहाँ का है, मानते उनको ही नहीं सुविधाएं है। मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का कैसा चरित्र है जो यहाँ के अल्पसंख्यकों को इस मिट्टी का मानती ही नहीं है, और ये अल्पसंख्यकों किसने को बोला यहाँ के तुष्टीकरण अल्पसंख्यक? करके डरा करके नहीं, आपकी रखने की समझ में राजनीति मुझे लगता करना, है ये आपकी कांग्रेस पार्टी की को सबसे सोचना बड़ी चाहिए कि आपके अरे समझ में आपको कई फर्क समझने का है देश और समझ आपके गया। बोलने में कई इस फर्क देश आ का जाता है, आपको अल्पसंख्यक भी समझ नहीं आ रहा गया कि हम आपको। किसने इस क्या देश बोला का है। बहुसंख्यक तो पहले से आपको समझ गया था, अब देश के अल्पसंख्यकों ने भी आपको समझ लिया है। हंसी आती है आपकी बात का अल्पसंख्यक और जवाब देने का, बहुसंख्यक कोई दोनों के फार्क समझने के कारण आप संख्या में कहीं नहीं टिक रहे। दूसरा, इन्होंने कहा कि अमेठी से जब उत्तर मजबूत नहीं होता, उम्मीदवार तर्क देंगे। नहीं होता तो तर्कों का इन्होंने सहारा कहा- लिया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि अमेठी से मजबूत उम्मीदवार देंगे, यानी कि इन्होंने ये माना कि राहुल गांधी मजबूत उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब ये मजबूत उम्मीदवार की खोज कर रहे हैं, जो 26 अप्रैल तक मजबूत उम्मीदवार अरे इनको अपनी मिल समझ जाएगा, ठीक कर लीजिए। तो ये बात वहां पर मजबूत उम्मीदवार देंगे। तीसरी बात, केरल में जिस निवेदन मुस्लिम करूंगा लीग के भारतीय- आपके स्थापना, लीडर उस से कि मुस्लिम जरा लीग थोड़ा ने सा आज भाजपा अपने आजादी के प्रवक्ताओं को बाद जरा सिर्फ समझ वाले नुक्ता प्रवक्ताओं को नफस भेजिए। जेरो जबर बदला है, इरादा उसका वही है। और ये इरादा इस देश के शिक्षा मंत्री को भी उस बाहर से पढ़े हुए को रख करके, जिनकी पढ़ाई विदेश से और लुगाई भी विदेश से, ऐसे कांग्रेसियों ने इस देश की जो दुहाई करी और जो हालत करी है, इस देश की जनता में किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं आजादी की लड़ाई लड़े थे, आप कैसे आजादी की लड़ाई लड़े थे भाई? अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि उनकी देश की खाते हैं, मुल्क के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। आप बता दीजिए, एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए लाला लाजपत राय के अलावा जिसने लाठी भी खाई हो, गोली तो छोड़ दीजिए, फांसी तो छोड़ दीजिए, एक कांग्रेस का नेता भी ऑन स्क्रीन बता दीजिए लाला लाजपत राय के अलावा जिसने लाठी भी खाई हो। ये अकबर इलाहाबादी ने जो कहा था वही सच है कि आप अंग्रेजों की गोद में बैठकर उनकी चाटुकारिता करके, और नेहरू जी एडविना की किताबें कितनी हैं वो पढ़ करके पता चल जाता है कि आपने इस देश के साथ क्या किया और कैसे कैसे किया, ये सब कोई जानता है। इसलिए कांग्रेस लगातार एक्सपोज हो चुकी है, और आपके तुष्टीकरण के और आपके अल्पसंख्यक प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राहुल गांधी बीच में जो जनेऊ लगाकर घूम रहे थे और जाति की संख्या पूछ रहे थे कि मैं जाति बताऊंगा, तो जाति की जनगणना कराएंगे, लेकिन जाति क्या बताएंगे? ये दादा बगल में सिमेट्री में लेटे हुए हैं। तो आपकी सच्चाई देश जानता है और बखूबी जानता ठीक है धनंजय और जी, अच्छे से जानता ठीक है है। धनंजय जी।